तो फिज़िक्स में जो पहला चैप्टर्स आपको मिलेगा ना अपने बुक में, वो यही वाला मिलेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला। जो डायमेंशंस भी है अंदर और एरर्स भी है, ये कुछ टॉपिक्स है जो इसके अंदर हम लोग को पढ़ने रहेंगे, ठीक है। इसके पहले एक बेसिक मैथ्स का भी रहता है जो पूरे फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा काम आता है, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, स्लोप, वो सब, ठीक है, वो भी चलता रहेगा पैरेलली आपका। बट फिजिक्स का पहला चैप्टर ये है, यूनिट्स, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। इसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूएमडी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज़, फिज़िक्स को समझाने के लिए या कोई भी चैप्टर, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वर्क एनर्जी, पावर, ये सबको क्वांटिटीज़ ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब का नाम क्वांटिटीज़। तुमको और भी पता होंगे क्वांटिटीज़, अलग अलग चैप्टर में जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बराबर, मोमेंटम। हाँ, मतलब कोई भी क्वांटिटी या तो स्केलर या तो वेक्टर हो सकती है, वो तो बाइफर्केशन हो गया, क्वांटिटी नहीं है वेक्टर वैसा। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, क्या फोर्स एक वेक्टर है कि नहीं, ऐसा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है वैसा। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम लोग अगर चलें, फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक बाइफर्केशन आएगा आपका। एग्जाम्पल चाहिए तो हम यहाँ पर अभी भी लिख लेते हैं। लेंथ, मास, फोर्स, वर्क, पावर, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के है ना, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, वो सब। तो इन सब को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ ही बोलते हैं। इन सब का नाम फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जो भी चीज़ हम लोग को फिजिक्स समझने में या आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करती है, उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। इनको दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो स्केलर या तो वेक्टर, ठीक है। स्केलर वो क्वांटिटी होगी, स्केलर वो क्वांटिटी होगी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्वांटिटीज which has only magnitude and no direction. The quantity which has only magnitude and no direction, ठीक है, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स, मास, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट लेफ्ट नहीं बोलते मास के साथ कभी, बराबर। टाइम, ये स्केलर क्वांटिटी, इनका भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस का भी नहीं होता, वर्क का भी नहीं होता, एनर्जी का भी नहीं होता, एक्सेट्रा, काफ़ी सारे हैं, ओके। डिस्टेंस खाली इतना बोलते हैं कि मैं 10 मीटर चला, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि 10 मीटर में किस तरफ चला, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जब आप डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन भी कंसीडर करने लगो ना, तो वो आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, डिस्टेंस नहीं, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर ले लें, क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction, magnitude as well as direction is called as vectors. उनको वेक्टर बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, ओके। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसके अपन, फोर्स को होता है वेक्टर, इसीलिए पता है इसमें है ना, फोर्स के ऊपर जो वेक्टर होता है ना, उनका जो सिंबल है ना, वैसे ऊपर एरो बना देते हैं। जबकि अगर मैं इसमें से कुछ लूँ ना, मास, उसको सिर्फ m लिखा तो चलता है सिंबल,
टाइम को सिर्फ टी लिखा तो चलता है, ओके लेकिन वेक्टर में ना ऊपर एक एरो बनाते हैं हम लोग, फाइन। ऐसा कंपलसरी नहीं है एरो बनाना, लेकिन अगर कभी किसी के ऊपर एरो नहीं दिखा तो इसका मतलब ये गारंटी मत ले लेना कि सर ये तो स्केलर है, नहीं। कभी कभी फोर्स को सिर्फ एफ भी लिखा जाता है, खाली मैग्नीट्यूड डिस्कस करना होता है तब। लेकिन अगर एरो ऊपर बनाया तो गारंटी ले सकते हो कि वो एक वेक्टर है ही है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। समझे आप मेरी बात? फोर्स के अलावा और भी कुछ जो वेक्टर आप बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, आप उसको चाहिए तो एस लिख सकते हो या एक्स वेक्टर लिख सकते हो वैसा। वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसलिए ऐसा उसके ऊपर ऐसा वी लिख सकते हो, एक्सेट्रा। और भी कुछ कुछ वेक्टर्स आपको मिलेंगे, ओके। तो हाँ, वेट भी यस एक तरीके का फोर्स है, वेट भी एक तरीके का फोर्स ही होता है जो अर्थ आपके ऊपर लगाता है, समझा? वैसे करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। वेक्टर में एक्सेलरेशन भी आता है, मोमेंटम आता है वेक्टर में, टॉर्क नाम की चीज़ शायद अभी सुनी नहीं होगी, वो आता है इसमें। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप कोई भी क्वांटिटी उठाओ, वो या तो स्केलर नहीं तो वेक्टर में से कुछ हो सकता है। अगर हम 11th-12th के लेवल की बात करें तो हायर लेवल में एक और क्वांटिटी बोलते हैं, टेंसर भी हो सकता है, टेंसर, TENSOR, ओके। अभी फिलहाल हम लोग को उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर और ये वेक्टर। अभी इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम लोग और दो टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जितने भी क्वांटिटीज़ हैं ना, उनको हम लोग ऐसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। जैसे कि अभी फिजिकल क्वांटिटीज़, या तो मैं उसको बोल सकता हूँ फंडामेंटल बोल सकता हूँ, जिसको हम लोग बेसिक भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा मैं उसको बोल सकता हूँ डिराइव्ड भी बोल सकता हूँ। और तीसरा मैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री। ज़्यादातर सभी डिराइव्ड में आएंगे, फंडामेंटल में सिर्फ एक 7 क्वांटिटीज़ हैं वो आएंगी, सप्लीमेंट्री में सिर्फ 2 क्वांटिटीज़ है वो आएंगी, बाकी ज़्यादातर सब चीज़ें डिराइव्ड में ही जाएंगी। तो मुझे डिराइव बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन है। मैं अगर फंडामेंटल हम 7 समझ लें, सप्लीमेंट्री 2 समझ लें, तो अब उसके अलावा जो भी तुम सुनोगे वो डिराइव बन गया, समझे ना? ठीक, तो फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं अपन। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज जिनको समझाने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उनको फंडामेंटल बोलते हैं। एक बेसिक बन जाता है ये। जैसे अगर फोर्स की बात करूं तो उसको समझाने के लिए मास और एक्सेलरेशन चाहिए। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स को समझाने के लिए यू नीड मास एंड एक्सेलरेशन, तो ये डिराइव्ड में चला गया, ठीक है। तो फंडामेंटल में पहले कौन आता है? लेंथ आता है। फंडामेंटल में पहले कौन आता है? लेंथ आता है, ठीक है। अभी लेंथ जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएगी? लेंथ के अंदर लेंथ तो आ ही जाएगा, ब्रेथ भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा, रेडियस आएगा, डायमीटर आएगा, थिकनेस आएगा, ये सब चीज़ें, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आ जाता है लेंथ में, ओके। ये सब कुछ लेंथ में आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा लेंथ में अपने पास? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डायामीटर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, थिकनेस। कोई भी अगर पाथ लेंथ वर्ड भी यूज़ कर ले तो भी चलेगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आ जाता है इसमें, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ।
इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट होगा मीटर और उसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल m। ऐसा यूनिट मीटर हो जाएगा स्मॉल m, ठीक है। और भी यूनिट्स आप यूज कर सकते हो लेंथ के लिए। सीजीएस यूनिट क्या रहेगा इसका? सीजीएस यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट क्या रहेगा इसका? सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप सीएम भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर को आप सीएम भी लिख सकते हो, ठीक है। अदर यूनिट्स और क्या क्या हम यूज़ करते हैं इसके लिए? हम किलोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, हम मिलीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सब कन्वर्जन आने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। किलोमीटर, केएम, मिलीमीटर, एम, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। और भी है नैनोमीटर। ये सब को हम लोग, ये जो मीटर के आगे जो वर्ड यूज हो रहे हैं ना, ये सेंटी, किलो, मिली, इनको, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं पता है किसी को? इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इस वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, बोलते हैं इनको, ठीक है। ऐसे तो प्रीफिक्स का भी एक टेबल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, जो हम लोग को थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है। अभी अगर आपको कभी सेंटी वर्ड मिले तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी आपको? 10⁻⁻² को सेंटी बोलते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता होगा? 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, पता है अपने को ये? अरे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर पता है ना? हाँ, तो फिर 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर बोल सकते हैं अपन उसको, बराबर है। लिखूँ क्या यहाँ पे? 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। 10⁻² अगर उधर जाएगा तो 10⁻² ही तो होगा। वैसे 1 किलोमीटर कितना होता है? 10⁻³ होता है मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 10⁻³ मीटर होता है। आ रही मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेंटीमीटर में 10⁻², मिलीमीटर में 10⁻³ मिली में, सेंटी, मिली, माइक्रो में होता है 10⁻⁻6, नैनो में होता है 10⁻⁹। तो इस तरीके से 10 के पावर के कुछ ना कुछ नेम होते रहते हैं, ठीक है। +3 के लिए यूज होता है किलो, 10⁻3। मेगा यूज होता है 10⁻6। आपने वो किलोबाइट मेगाबाइट सुना हुआ है? इंटरनेट की जो स्पीड होती है ना, किलोबाइट मेगाबाइट, मेमोरी जो होती है अपनी मेगा, 1 MB 1 KB, ये वही है किलोबाइट। मतलब 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में 10⁻6 बाइट्स होते हैं, ऐसा कन्वर्जन होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा होता है? मेगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है, बराबर, 10⁻9। गीगाबाइट भी होता है 10⁻12, ठीक है। तो ऐसा सब ये नेम्स यूज हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये लेंथ है पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, समझ में आया? उसका ऐसा यूनिट मीटर है, सीजीएस सेंटीमीटर, उसके अलावा और भी काफ़ी यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको इतनी? ठीक, ये लेंथ हो गया। एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायमेंशंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायमेंशंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ना, वो ऐसा लिखा जाता है L। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशन फॉर्मूला चलेगा। वैसे हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक L लिखना है, खत्म। वैसे अभी नेक्स्ट क्वांटिटी जो होगी वो होगी मास की, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा वो होगा कैपिटल M। वो ब्रैकेट्स वैसे ही बनाने हैं, मेरा डिज़ाइन, मेरी मर्जी नहीं थी डिज़ाइन की, वो वैसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है।
अब मास में तो कुछ ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, मास में मास ही आता है, उसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका सीधा ऐसा यूनिट पे फोकस कर सकते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट, अभी मास मतलब किसका मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी मास, प्रोटॉन का भी मास, आपका मास, मेरा मास, प्लैनेट का भी मास। मास आ गया तो वो यही सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। कार का मास, ऑब्जेक्ट का मास, फाइन। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, करेक्ट, किलोग्राम, बराबर, के जी। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सिर्फ ग्राम, करेक्ट। बाकी मिलीग्राम, अलग अलग जो ग्राम अगर डालना भी है तो वो सब इस प्रीफिक्स का यूज़ करके आप बना सकते हो, तो ये आपका मास आ जाएगा, बराबर है। माइक्रोग्राम, मिलीग्राम सब आ सकता है। तो 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। ऐसा आ रही बात आपको मेरी समझ में, ठीक है। पहले इसको अच्छे से लिख लो, फिर 3rd 4th 5th 7th पे भी चलेंगे अपन। हाँ, मतलब जिनको समझाने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं। हटाता हूँ मैं ये। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होगा टाइम। दो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, एक लेंथ हो गया, एक मास हो गया। जो थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी होगी वो होगी टाइम, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिया जाएगा, कैपिटल टी। ओके, टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड्स हो जाएगा, स्मॉल एस। इसका सीजीएस यूनिट भी सेकेंड्स ही होता है। इसका ऐसा यूनिट तो है ही सेकेंड्स, इसका सीजीएस यूनिट भी सेकेंड्स ही है, फाइन। कोई और यूनिट टाइम का या डिस्टेंस का जो हमने हो सकता है इसमें सुना ही ना हो, ठीक है। जैसे कि 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, सीजीएस तो ये खुद ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी इसमें भी माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये सब हो सकता है। जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं ना वो सब इसमें भी हो सकता है, फाइन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लाइट ईयर का, लाइट ईयर, तो सुन के लग रहा है कि ये टाइम होगा, ईयर आया ना उसमें, बट ये टाइम नहीं है। 1 लाइट ईयर एक्चुअली डिस्टेंस है, तो इसका डेफिनेशन पता होना ज़रूरी है। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो एक्चुअली ये एक डिस्टेंस है। लाइट ईयर इज अ, इट इज अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट की स्पीड पता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। नॉर्मली ये जो टर्म से यूज करते हैं गैलेक्सीज वगैरह के लिए, कि दूसरी गैलेक्सी हमसे कितने लाइट ईयर दूर हैं, ऐसे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लेंगे फंडामेंटल में वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअली के लिया जाता है, केल्विन का के, ठीक है। टेम्परेचर का डेफिनेशन तो हमें पता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ लाइक रिलेटिव हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। उसको टेम्परेचर से पता लगाते हैं हम लोग। मतलब कोई बॉडी हॉट है कि कोल्ड है वो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप ये ना बोलो कि आप कंपेयर किससे कर रहे हो। अभी फ़िलहाल कोई भी चीज़ हम गर्म या ठंडी किस से कंपैरिजन में बोलते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर से, बराबर है बस। पर अगर हम
सन से कंपेयर करेंगे तो सब कुछ कोल्ड लगेगा यहाँ पे आजू बाजू। ओके, टेम्परेचर का जो SI यूनिट है, इसका डेफिनेशन लिख लेता चाहिए तो इट इज़ अ मेजर ऑफ, या इट इज़ अ रिलेटिव मेजर ऑफ, hotness and coldness of a body. It is a relative measure of hotness or coldness of a body. इसका SI यूनिट क्या लिखा जाएगा? केल्विन। अब केल्विन एक साइंटिस्ट है, इसलिए उनका जो यूनिट का सिंबल है वो बड़ा के लिखा जा रहा है। मीटर जाके देखोगे तो स्मॉल m लिखा था, kg देखोगे तो स्मॉल kg लिखा था, सेकेंड्स भी देखोगे तो स्मॉल s लिखा था, बट केल्विन का k देखो कैपिटल है। तो जब भी साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में कोई यूनिट होती है ना तो हम उसको कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट आपका इसका केल्विन हो गया। इसका कोई CGS तो नहीं बोलना चाहिए, बट अदर यूनिट्स जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, सेंटीग्रेड भी बोलते हैं इसी को, बराबर। कन्वर्जन फैक्टर आता है हम लोगों को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना, या केल्विन से डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने को। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है वैल्यू, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें +273 करना पड़ता है। केल्विन वैल्यू इज डिग्री सेल्सियस वैल्यू +273, इतना ऐड करोगे तो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस इज हाउ मच केल्विन? सो आंसर क्या आ जाएगा? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस +273। तो डिग्री सेल्सियस में कितना है? 27 + 273 कितना आ जाएगा ये? तो आंसर है 300 केल्विन। ओके, यस। डिग्री, इसके अलावा और कौन सी यूनिट होती है अदर यूनिट्स? डिग्री सेल्सियस के अलावा फ़ारेनहाइट भी होती है। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस के अलावा वी ऑल्सो हैव फ़ारेनहाइट, कैपिटल F, ऐसे, ठीक है। उसका कन्वर्जन हम लोग हीट के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं अपने को, ठीक है। टाइम, टेम्परेचर, और हमारे पास है करंट, इलेक्ट्रिक करंट वाला, ठीक है। इसका जो सिंबल डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं A, I भी यूज़ करते हैं कुछ कुछ जगह पे, बट A भी यूज़ कर सकते हैं एम्पियर के लिए, ठीक है ना। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। यहाँ पे भी एम्पियर का ऐसा ही, क्योंकि एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल A लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A आ गया। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर। ये हटा दो ना। नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिजिक्स में तो अभी ज़्यादातर ना खाली ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही काम आएंगे आपको। जो 6th और 7th है वो फिजिक्स में इतना ज़्यादा काम नहीं आएंगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में काम आता है। इसका ऐसा यूनिट जो हम लोग बोलते हैं वो होता है मोल, मोल, ठीक है। और लास्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसमें जो ऐसा यूनिट हम लोग को एनसीईआरटी में दिया है वो है ल्यूमिन या ल्यूमेंस, ऐसे। फाइन, इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपने को, हम लोग को डायमेंशन फॉर्मूला मोस्टली ये 5 का ही ज़रूरत पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल हो गए आपके, ठीक है ना। 7 करेक्ट है, फाइन।
नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फिर लास्ट में हम लोग डिराइव देख लेंगे, बराबर। लास्ट में हम सब लोग डिराइव कर देख लेंगे। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में मैंने बताया था कि सिर्फ दो ही आएंगी। तो एक तो हो जाएगा प्लेन एंगल, जो हम लोग ट्रिगो में पढ़ते हैं ना, एंगल वाला। ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल होता है ना, ज्योमेट्री में सब एंगल्स हो 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, वो यही है, ठीक है, प्लेन एंगल। सिंबल मैं यूज करूंगा इसका थीटा। क्या होता है वो भी हमें पता ही है ना, यहाँ पे ये थीटा होता है, ये आर्क लेंथ होता है, ये रेडियस होता है, ये बेसिक मैथ्स में कराया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, सही है। सो दिस वन इज ऑलरेडी डन। इसमें इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। प्लेन एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ यूनिट होता है, ओनली यूनिट, नो डायमेंशन, ठीक है, नो यूनिट ओनली डायमेंशन, फाइन। इनका ऐसा यूनिट तो पता ही है हम लोग को, क्या ऐसा यूनिट होता है एंगल का, रेडियन, रेडियन यूज करते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी यूज़ नहीं होगा ज़्यादा, 11th में तो बिल्कुल नहीं यूज़ होगा, 12th में एक जगह पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। सॉलिड एंगल का सिंबल खुद से ले सकते हैं, ये इस सिंबल का नाम होगा फाई। ये सर्कल बना के कट किया ना, इसको हम लोग बोलेंगे फाई, हाँ, PHI वाला फाई। बस ये कैसा रहेगा, ये 3D है, ये 2D फिगर है। ये 2D फिगर के लिए, सॉलिड एंगल 3D फिगर के लिए होता है, ऐसा, इस तरीके से सॉलिड एंगल, ठीक है। जैसे कि वो आइसक्रीम का टॉप होता है ना, वैसा है। ये एक सर्कल का टुकड़ा है, ये एक स्फीयर का टुकड़ा बोला जाता है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, उसका टुकड़ा है ये आपका सॉलिड एंगल। ये जो ऊपर जो टॉप बना है ना, ये हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ द टॉप, और ये हो जाएगा रेडियस। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टॉप, सिर्फ टॉप का एरिया ना वो, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका जो SI यूनिट है ना, वो हो जाएगा स्टेरेडियन, वो हो जाएगा स्टेरेडियन हो जाएगा, लिख लो। पढ़ने के लिए कुछ दिया है कि, तो ये आपके दो सप्लीमेंट्री भी हो गए ना। अब इसके अलावा इसके बाद क्या करना है अपने को, अभी अब डिराइव्ड ही करना है सब कुछ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब जितने भी तुमने पता है ना, जितने भी मैंने अभी स्टार्टिंग में भी मेंशन किए थे ना, स्टार्टिंग में, वो उनमें वो अगर इनमें आए हैं फंडामेंटल में या सप्लीमेंट्री में, उनके अलावा जो भी बचेंगे ना, वो सब डिराइव में ही है। जितने भी नाम लिए अगर वो तुमने यहाँ पे सुने फंडामेंटल में सप्लीमेंट्री में, तो वो इनमें ठीक है, पर उसके अलावा जो बाकी सारे हैं वो सब डिराइव में। फोर्स, वर्क, एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब अभी डिराइव में चले गए। तो डिराइव क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखना होगा वो हम देखेंगे। ये तो वो क्वांटिटी जिनके सिर्फ यूनिट होते हैं, डायमेंशन नहीं है, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला कभी कोई पूछेगा ही नहीं आपको। डायमेंशन फॉर्मूला इन सब के मैंने बता दिए, बराबर। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये 5 ही ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं। समझ में आ रही है आपको मेरे बात, ठीक। तो अभी ये डिराइव क्वांटिटीज़ अगर अपन देखें, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोई वेलोसिटी, क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो जाएगा पहले, बराबर। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट ऐसा v नहीं लिख सकते। अब जब जितने भी डिराइव्ड है ना, उनका कुछ ना कुछ आपको फॉर्मूला L, M, T इन सब के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है ना, इनका जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाओगे ना, तो उनको आपको LMT जो आपने सीखा ना फंडामेंटल, उस टर्म्स में ही लिखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको जो भी क्वांटिटी का पूछा हो उसका या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कोई, या तो उसका कोई डायरेक्ट यूनिट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए,
नहीं तो फॉर्मूला, नहीं तो यूनिट। जैसे अभी मुझे वेलोसिटी का शायद आप सबको फॉर्मूला पता ही है, क्या है वेलोसिटी का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देते हैं। एक्चुअली तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बट अभी के लिए चल जाएगा, कोई इशू नहीं, बिकॉज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर ही होता है। तो हो सकता है पहले हम फॉर्मूला पे जाएं, पर फॉर्मूला पता है हमें, तो क्या फॉर्मूला? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है, करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या रहेगा? ऊपर क्या है? मीटर, और नीचे क्या है? सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया SI यूनिट किसका? वेलोसिटी का। और अगर कोई डायमेंशन फॉर्मूला कोई पूछे तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरीके का लेंथ है, तो L, और टाइम T, समझे? ऐसा लिखेंगे। T को नीचे से ऊपर लेके भी जा सकते हो आप, तो कैसे दिखाई देगा ये? L T जब ऊपर जाएगा तो पावर पता है -1 हो जाएगा आपका, तो ये LT -1 हो गया। मेरी बात समझ में आई? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का LT -1 इस तरीके से लिखा जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ये LT -1 इज कॉल्ड एज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। इसमें L का पावर क्या है? 1 है। वेरी गुड। कुछ नहीं होता है तो उसको 1 ही बोलते हैं, राइट? L के पावर में कुछ नहीं होता तो उसको 1 बोलते हैं। T का पावर -1। समझ में आपको? ये पूरा अच्छे से लिख लो, फिर नेक्स्ट डिराइव क्वांटिटीज पे चलते हैं धीरे धीरे करके। डिस्टेंस भी एक लेंथ है। लेंथ में मैंने बताया था ना ऑलरेडी, लेंथ के ढूंढोगे तो ऐसा, ठीक है। चलो मिटाता हूँ मैं। दूसरा क्वांटिटी कोई ले लेते हैं अभी। वेलोसिटी के बाद चलते हैं एक्सेलरेशन पे चलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के लिए नॉर्मली जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग वो होगा V सिंबल, और एक्सेलरेशन के लिए A। बाकी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने वाला चाहे तो उसको अल्फा बोले, उसकी मर्जी भाई। इसको चाहिए तो V0 बोले, U बोले, बड़ा V बोले। अगेन क्वेश्चन कुछ बोलता है तो वो फॉलो करना पड़ेगा। बाकी ज़्यादातर हम लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ये सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला पता है हम लोग को इसका एक्सेलरेशन का? यस, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका अगर मैं सिर्फ पहले ऐसा यूनिट लिखने जाऊं तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का क्या होगा ऊपर? मीटर पर सेकंड, नहीं ऐसा यूनिट, और टाइम का सेकंड। ये सेकंड और ये सेकंड जो है मल्टीप्लाई होंगे, बराबर ना। मीटर पर सेकंड भी नीचे ही होता है और ये सेकंड भी नीचे ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा आपको मेरी बात? ठीक है ना। ये जो सेकंड है, सेकंड मल्टीप्लाई होकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन का, ओके। तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग? डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मीटर का क्या हो जाएगा? L, और सेकंड स्क्वायर मतलब T स्क्वायर। तो इसको T ऊपर लेके जाऊंगा तो कैसा दिखेगा? यस, ऐसे लिखते हैं डायमेंशन। एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन हमने लिख लिया, बराबर इतना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्स पे चलेंगे अभी। तो फोर्स, तो फोर्स का भी क्या हम लोग को कोई फॉर्मूला पता है? ये हटा दूं? फोर्स का कोई फॉर्मूला? फोर्स इज मास इनटू
एक्सेलरेशन। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा यूनिट निकाल लें इससे। ऐसा यूनिट मास का क्या होता है, केजी, बराबर ना, केजी। एक्सेलरेशन का निकाला हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस इसको कुछ ज़्यादा और कर नहीं सकते, सीधा आप ऐसे लिखोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को एक्चुअली न्यूटन भी लिखा जाएगा, इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी सही है और न्यूटन बोला तो भी सही है। बट अभी डायमेंशन लिखने के लिए क्या काम आएगा, ऊपर वाला काम आएगा, बराबर ना। तो लिख लेते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या आएगा डायमेंशन फॉर्मूला, केजी का एम, लेंथ मीटर का एल, और नीचे भी टी का स्क्वायर। इसको जरा ऊपर लिखा तो क्या आ जाएगा, एल एम टी माइनस टू, बराबर ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स का जो ऐसा यूनिट न्यूटन है, ये न्यूटन बहुत जगहों पे अभी यूज़ होगा। तो जिसको बच्चे को डायरेक्ट न्यूटन पता होगा उसको बहुत डायमेंशंस इजी पड़ेंगे लिखना, समझ रहा है। मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ओके। तो ये क्या हो गया आपका, फोर्स हो गया, बराबर। तो आपने वेलोसिटी किया, एक्सेलरेशन किया, फोर्स किया। अब एक वर्क कर लेते हैं, वर्क। फोर्स का सिंबल ज़्यादातर क्या यूज़ होगा, कैपिटल एफ। वर्क का ज़्यादातर सिंबल क्या यूज़ होगा, डब्ल्यू, बराबर। वर्क, क्या वर्क का कोई फॉर्मूला पता है किसी को, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, बराबर। क्या फोर्स का ऑलरेडी हमने निकाल लिया था डायमेंशन फॉर्मूला, हाँ, तो उसका फ़ायदा होगा ना। अभी वापस पूरा क्या फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं, अपन ने फोर्स का पहले ही नोट कर लिया, तो उससे अपने को भी बेनिफिट हो जाएगा, बराबर। चलो, सो वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उससे हम लोग ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं पहले। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो इसको न्यूटन मीटर लिख सकते हो आप, बराबर। ऐसा यूनिट न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं इधर, हाँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को एक सिंगल में जूल भी बोलते हैं, इसी को जूल भी बोल सकते हो सीधा। तो मतलब सर जूल, ये और ये ऊपर वाला, ये तीनों सेम चीज़ ही होगी। समझिए आपको मेरी बात, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और जूल सब कुछ सेम है। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए कौन सा यूज़ करना चाहोगे आप, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, सबसे आंसर आएगा नो डाउट, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, अगर मैं केजी यूज़ करता हूँ तो मास, मीटर का स्क्वायर मतलब L2, नीचे क्या है टी स्क्वायर, बराबर। सिंप्लीफाई करो कैसा दिखेगा ये, L2 m और टी ऊपर -2। समझा डायमेंशन फॉर्मूला जूल का, ऐसा। क्या पूछ रहे थे तुम लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि L पहले ही लिखना है, मास पहले ही लिखना है, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप M भी पहले लिख सकते हो, L बाद में भी लिख सकते हो, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी आप ट्राई करो खुद से, पावर। पावर का मैं फॉर्मूला चाहिए, दे दूं कि पावर का फॉर्मूला पता है कोई, पावर का कोई फॉर्मूला ले लो। फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये प्रोसीजर आप करने का ट्राई करो, ऐसा यूनिट निकालने का ट्राई करो और डायमेंशन निकालने का भी ट्राई करो आप, ठीक है।
इक्वल है ना, angles. प्लस माइनस। सीधा आप ओरली उससे भी तो कर सकते थे। अच्छा, but still पॉइंट है हम बोले तो ये 20 और ये भी 20 है, तो ये 20 और ये 10 है, तो ये दिया होगा ना। हाँ तो मैंने ये थीटा Anyway, this also works out. but The cos 60 twice. this is not 60, this is not 60, this is 60, this has to be 30. Side angle is half. ये right angle ये 30 ये 60, this is also 30, this is 60 ना। ये 60 तो ये भी 60 ही होगा ना, alternate angle तो ये 60 60 corresponding angle बेटा। If one is 60 and the other should be 30. This entire is 60 ना। No. हाँ, equator triangle। Yeah, but sir, I missed sin. Sin theta is equal to 10 upon 20. हाँ। So I got 30. This one is 30, other angle is 30, so this is also 30, this is 60. 30 का मतलब फिर 60। They're not said. अरे दिख रहा है 60, मैंने तो सही बोला, मैं भी सही बोल रहा हूँ। You want this as 30 ना? This is also 30 only by symmetry. How can this be? This is not 90 degree ना? 30 नहीं है, 30, 30, 60, 60.
Still there 30-60. I'm doing the calculation ahead. ट्राई किया पावर क्या आ रहा है? नहीं, वो सेकंड और वो सेकंड मल्टीप्लाई होगा। चल आ गया ये वाला। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग? वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का सेकंड, बराबर। जूल को क्या लिख सकता हूँ मैं? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो सेकंड नीचे, ये नीचे ही तो रहेगा ना, तो क्या लिखोगे इसको? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वैट या वॉट, जैसा आपको जमे, समझे? इसको हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट नाम भी है हमारे पास इसके लिए। एक डायमेंशन फॉर्मूला लिखना बाकी है अभी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? हम क्या यूज़ करें? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब यूज़ कर लूँ तो केजी इज मास, मीटर स्क्वायर इज L2 और नीचे टी का क्यूब आ गया ना, टाइम है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? L2 M1 और T -3। समझ में आई आपको ये बात मेरी? तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, हो गया ठीक है? सर, हो गया। और कुछ लाइए शीट के? नहीं, मैंने कल खत्म कर दिया। कल भी 100 सम किए। गुड, इसको कोई डाउट नहीं है तेरे को? गुड, बस। आंसर भी था ना। हाँ वो तो ऑफ कोर्स ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम टेस्ट ले लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ओके। एक दो जो भी है। और कब रखेंगे? कल रखना रहा तो आई विल टेल यू बाय एंड ऑफ द डे। टुमारो आई एम गोइंग आउट। मेरे को लगा तू नेक्स्ट वीकेंड जा रही है। नहीं, अच्छा, तो मंडे ट्यूसडे में से कोई दिन रख लेंगे। हाँ, वेडनेसडे आई एम नॉट देयर एंड टुमारो आई एम नॉट देयर। वो लिख लो वर्क का। तो चलो, मैं कितना बाकी है चैप्टर एक सेशन। और मैं दूसरे चैप्टर का डाउट्स में लाती हूँ। करंट तो फंडामेंटली है तो उसका तो कोई नहीं पूछेगा। चार्ज का पूछ सकते हैं अपन, चार्ज का, मोमेंटम का, वो सब का। तो कोई एक ट्राई करते हैं, मोमेंटम कर लेते हैं पहले। लीनियर मोमेंटम। अभी आपको इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वांटिटी सुनने को भी मिल सकते हैं जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं हो, या सुने भी हो तो समझे ना हो कि होता क्या है, जो कि इस चैप्टर में ज़रूरत भी नहीं है समझने की। हाँ, जो चैप्टर जिस चैप्टर में है ना ये क्वांटिटी, वहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा। तो इस चैप्टर को कैसे करेंगे फिर सर? तो एटलीस्ट हमको क्या पता होना चाहिए? या तो उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए और उस फॉर्मूला में आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, या तो सीधा यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है? तो लीनियर मोमेंटम सिंबल इसका यूज़ करते हैं, छोटा p, ओके। और इसका कोई फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ आपको इजीली? यस, फॉर्मूला बता सकता हूँ। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी। क्या अगर मैंने आपको ये बता दिया तो इसके आगे का काम आप खुद से कर पाओगे? अभी ऐसा यूनिट खुद से कर सकते हो, डायमेंशन खुद से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है? तो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट? मास का
kg वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kg का m और मीटर पर सेकेंड का LT -1। तो एक साथ क्या लिखा जाएगा, LMT -1। अभी मेरा हैबिट है L पहले लिखने का, तुम्हारा हैबिट चाहिए तो M पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो एक लिख लिया। कोई और ऐसा क्वांटिटी ढूंढते हैं, एंगुलर मोमेंटम ढूंढता हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अभी एंगुलर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला मुझे देना होगा, ये मैं डायरेक्ट यूनिट दे सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MVR दे देता हूँ मैं फॉर्मूला। मास, वेलोसिटी और R एक रेडियस एक्चुअली होता है, तो डिस्टेंस बेसिकली हो गया अपने लिए। तो मैं डायरेक्ट इसका ऐसा यूनिट भी देके आपका काम खत्म कर सकता हूँ, जूल सेकंड है, खत्म। क्या इतना बोल दिया, इसके आगे भी खुद से कर सकते थे। जूल का पहले से डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा, देखो ढूंढो जूल का क्या है, सीधा डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। आई थिंक L2m1T -2 है शायद, देख के बताओ जो लिखा है तुमने। जूल वाला किधर, वर्क के साथ है ना जूल, तो ये है ना L2m1T -2, ये ना, समझा। अभी जैसे मेरे को याद हो गया है, वो भी तुमको भी प्रैक्टिस कर करके याद होगा, ठीक है। न्यूटन का याद हो गया क्या, डायमेंशन फॉर्मूला LMT -1 LMT -2 बराबर है वैसे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मास, वेलोसिटी और ये R मतलब एक तरीके का डिस्टेंस है। तो आप ऐसा यूनिट इससे भी निकाल सकते हो, या मैंने डायरेक्टली जो शॉर्टकट दे दिया है उससे भी निकाल सकते हो, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दे दिया मैंने, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास का क्या kg, वेलोसिटी का क्या मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का क्या मीटर, तो क्या आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या मैंने पहले ही इसको बोला हुआ कि जूल सेकेंड के बराबर है, मैंने तो बोल दिया था। तो किसी बच्चे ने ऐसे याद रखना है या ऐसे याद रखना है, दोनों चलेगा। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kg का मास, मीटर स्क्वायर का L2 और टाइम का नीचे t, समझ रहा है। इसको कैसे लिखाएगा, L2MT -1 का साथ भी कर सकते हो, क्लियर है। कोई जूल सेकेंड से भी कर सकता था, ठीक है। और आगे जाते हैं, अब हम ले लेते हैं इसमें चार्ज का, चलते हैं चार्ज, ठीक है। लैमिस थ्योरम मतलब क्या पता ऑप्शंस में ही आ जाए डायरेक्टली। बाकी सम्स के एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो 3-4 सम्स में से एक सम ऐसा होता है जो लैमी से जल्दी हो जाता है, वरना बिना लैमी के भी सम तो कंपोनेंट से सॉल्व होता ही है वैसा। पर लैमी थ्योरम किस चीज़ पे है वो आपको पता होगा तो ठीक है, ताकि 4 ऑप्शंस में कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आके मिस ना हो जाए हमसे कि लैमी थ्योरम होता ही क्या है। फिर फिजिक्स समझने निकले ही हैं तो जहाँ पे भी वेक्टर से सॉल्व किया था, जैसे कोनिकल पेंडुलम में टेंशन का cos थीटा mg होता, t sin थीटा mv²/r होता था, वो वाला ही प्रोसीजर लैमिस थ्योरम से भी कर सकते हैं, तो वो भी यूज़ करने आना चाहिए वैसे। चार्ज, कुछ और, चार्ज का सिंबल हम लोग ले लेते हैं Q, चार्ज का सिंबल ले लेते हैं हम लोग Q ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज का कोई फॉर्मूला पता है हम लोग को क्या, चार्ज का कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को। चार्ज का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, चार्जेस करंट इनटू टाइम, बराबर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से, करंट का ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर और टाइम का सेकंड, तो ये एम्पियर सेकंड भी लिखा जा सकता है। चलिए तो मैं लिख देता हूँ पूरा, एम्पियर सेकंड, जिसको सीधा लिख सकते हो AS, बराबर। और इसी को लिख सकते हैं कूलम, कैपिटल C, ओके। इसी को हम कूलम भी लिख सकते हैं, फाइन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा,
ए एस ही लिखा जाएगा, एम्पियर का ए लिखा जाता है और सेकंड का टी लिखा जाता है, बस उसका ध्यान रखना, बराबर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं वोल्टेज पोटेंशियल ले लेते हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लेते हैं। इसका जो सिंबल यूज होता है वो होता है कैपिटल वी यूज होगा। तो अभी आपको ये चैप्टर भी सॉल्विंग करोगे ना तो क्या होगा, बहुत सारे नई नई चीज़ें दिखेंगी, बराबर। तो आपको क्या करना है इसमें, या तो आपको मुझसे पूछना है कि सर इसका फॉर्मूला कोई बता दो जिससे मैं खुद निकाल लूँ डायमेंशन, या तो सर मुझे कोई इसका कोई यूनिट बता दो जिससे मैं निकाल लूँ इससे डायरेक्ट। समझे आपको, ये दो ही पूछना, डायरेक्ट आंसर मत पूछ लेना, उस चीज़ की हैबिट नहीं पड़ेगी अपने को, सीधा सिर्फ आंसर से मतलब है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उसके बीच का। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग को या तो सर फॉर्मूला बता दो या तो यूनिट बता दो। ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ और अभी मैं आप पे थोड़ा छोड़ता हूँ इसको। फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन चार्ज। ट्राई करेंगे यहाँ से, बराबर है। चलो आया ये वाला वर्क डन। अभी अगर मैं ऐसा यूनिट के ट्राई करूं तो वर्क डन का सीधा होता है जूल होता है, और चार्ज का होता है कूलम, जिसको हम लोग एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, राइट। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला पे चलूं सीधा, ऐसे तो मैं इसको और भी कुछ लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट भी बोला जाता है बाय द वे, ठीक है, सीधा वोल्ट भी बोला जाता है इसको। डायमेंशन फॉर्मूला कैसा रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला कैसा रहेगा इसका, जूल का क्या है अपने पास, L2 m1t-2। अगर आप नोट्स में चेक करोगे तो जूल का डायरेक्ट मिल जाएगा ना ऐसा। एम्पियर का क्या मिलेगा नीचे A, और सेकेंड्स का क्या मिलेगा सिर्फ T। ये T जब ऊपर जाएगा तो ये -2 को क्या कर देगा, -3 कर देगा। तो L2 mt-3 और A -1 हो जाएगा, क्योंकि A ऊपर चला गया ना। सही बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो गया। समझा आपको मेरी बात। चलो अभी कुछ क्वांटिटीज़ दे देता हूँ जो एज अ होमवर्क ले सकते हो आप। फिर अभी जो शीट मैंने पास की हुई है वो शीट सॉल्व कर लेंगे अभी इसके बाद अपन, समझे, बराबर। होमवर्क में आप ले सकते हो नंबर 10 जो कि है रेजिस्टेंस। पर रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को, या ऐसा यूनिट पता होना चाहिए कोई। तो इसका फॉर्मूला रेजिस्टेंस का क्या देंगे हम लोग, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन करंट, बराबर ना। V इक्वल टू आई आर वाला, तो V इक्वल टू आई आर डायरेक्टली पता ही है अगर, तो सीधा V अपॉन आई बोल सकता हूँ, वोल्टेज अपॉन करंट, इससे कर सकते हो आप। फिर और कौन सा दूँ मैं तुम लोग को, काइनेटिक एनर्जी दे दूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², बराबर। तो ये आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और भी कुछ कुछ दे देता हूँ, स्ट्रेस दे देता हूँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। कभी कभी अलग अलग क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम भी होता है, जैसे कि स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब, ठीक है। और क्या दिया जाए बताओ, एनर्जी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, स्ट्रेस, प्रेशर, वो सब भी दे दिया मैंने, ठीक है। एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब भी हो गया ना, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, हीट एनर्जी भी हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शायद दे सकता हूँ मैं, या लेटेंट हीट, ऐसा कुछ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसका कोई फॉर्मूला चाहिए रहेगा ना। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है एनर्जी, या डायरेक्ट मैं यूनिट ही दे दूँ सीधा, यूनिट जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को आप के लिख दोगे, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैं कोई फॉर्मूला ही दूँ, यूनिट दे दूंगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है न्यूटन पर कूलम।
इससे कर लोगे। तो वैसे ही 11th के कुछ चैप्टर्स, 12th के कुछ चैप्टर्स आप लेके इन सब का डायमेंशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसको नेक्स्ट टाइम करके आना, ये होमवर्क है। अभी तो हम लोग वो शीट सॉल्व कर लेंगे आगे, बराबर। चलो।